नेक्स्ट है हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ लिया है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि एवरी एक्शन have equal and opposite reaction। क्या पढ़ा हमने? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अब इसको थोड़ा सा न्यूटन के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ लीजिए। कॉन्सेप्ट होता क्या? हम किसी को गाली देंगे, दूसरा बंदा हमको गाली देगा, होता है, जनरली होता है। हम किसी को थप्पड़ मारेंगे, दूसरा बंदा हमको थप्पड़ मारता है। हम किसी को धक्का देते हैं, दूसरा बंदा हमको धक्का देता है। हम किसी को खुश होकर चाय समोसा खिलाते हैं, पार्टी देते हैं, वो भी कहेगा चलो यार आज तुमको पार्टी देते हैं। यानी कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और यही तो है न्यूटन का थर्ड लॉ कि आप जो भी करोगे, आप जिससे प्यार करेंगे वो आपसे प्यार करेगा, आप जिससे नफरत करेंगे वो आपसे नफरत करेगा, आप जिसको खिलाएंगे आपको खिलाएगा, आप जिसको घुमाएंगे वो आपको घुमाएगा, आप जिसको थप्पड़ मारेंगे वो आपको थप्पड़ मारेगा। तो ये जनरल लॉ है और यही फिजिक्स में न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि हर क्रिया की बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, या एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बस इतना याद करना है, सबसे आसान रूल है। करना क्या इसमें? कैसे प्रूव करेंगे? प्रूव ऐसे करेंगे कि मान लीजिए कि कोई टेबल है, एक टेबल है और इस टेबल पे कोई बुक रखी हुई है। बुक रखी हुई है, बुक का कुछ मास है और इस मास के कारण से कुछ वेट है mg। mg कहां काम करेगा? नीचे की तरफ। तो ये जब mg डाउनवर्ड काम करता है, mg जब नीचे की तरफ काम करता है, तो क्या ये बुक इस टेबल को ले दे के नीचे चली आती है? नहीं। बुक का वेट यदि डाउनवर्ड काम कर रहा है तो क्या बुक इस टेबल को ले दे के नीचे चली आती है? नहीं। क्यों नहीं आती है? क्योंकि जितना फोर्स ये बुक इस टेबल पे डाउनवर्ड लगाता है, उतना ही रिएक्शन फोर्स इस टेबल के द्वारा इस बुक के ऊपर की डायरेक्शन में लगाया जाता है। या आप किसी को चाटा मारते कंटाप खींच के चोट आपको भी लगती है, क्योंकि आपने जो फोर्स लगाया वही गाल का फोर्स उधर लगता है। तो ये हमारा होता है न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ के इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। न्यूटन थर्ड लॉ की डेफिनेशन शायद कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सिंगल लाइन की डेफिनेशन है। न्यूटन थर्ड लॉ के जो एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मैंने इस बुक का एग्जांपल दिया, उसी तरीके से आप एक स्प्रिंग ले लीजिए, स्प्रिंग को ऐसे खींचिए, फोर्स कहाँ लगा रहे हैं? आप बाहर की तरफ लगा रहे हैं। स्प्रिंग एक फोर्स कहाँ लगाएगी? अंदर की तरफ लगाएगी। यानी कि हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। और ये जितने भी इसके एग्जांपल्स हैं आप उसको पढ़िए। यदि कोई डाउट होती है तो आप पूछिए, तो हम उस डाउट्स को क्लियर करेंगे। लेकिन फिलहाल में आपको खुद से पढ़ना है और एज मैक्सिमम एग्जांपल्स ऑफ द न्यूटन थर्ड लॉ जितने ज्यादा हो सके उतनी को हमें पढ़ना है। क्लियर? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या है? दो कॉन्सेप्ट है, हम सब यहां पे लिख दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशन, दूसरा कॉन्सेप्ट है ग्रेविटी, और तीसरा कॉन्सेप्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट नंबर 1 इज ग्रेविटेशन, कॉन्सेप्ट नंबर 2 इज ग्रेविटी, और कॉन्सेप्ट नंबर 3 इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तीनों को जरा समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट नंबर 1।
कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या आपका ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि दुनिया की हर एक ऑब्जेक्ट, यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, यूनिवर्स का हर एक पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। एवरी पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर। अब आप कहेंगे ऐसा तो नहीं होता, हमारे तो दोस्त है, उससे झगड़ा भी होता रहता है, हमारा झगड़ा होता रहता है, लेकिन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही कहता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि एवरी पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर। दुनिया का कोई भी पार्टिकल, यानी कि हम आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, बोर्ड इस मार्कर को अट्रैक्ट कर रहा है, एक कार, एक जीप, हर एक पार्टिकल, एवरी पार्टिकल। और जो ये यूनिवर्स में बैलेंसिंग है ना, कि हर ऑब्जेक्ट अपनी अपनी जगह पे रहता है, अपनी उसकी अलग एग्जिस्टेंस है, उसका रीजन ही है। तो ग्रेविटेशन है क्या? ग्रेविटेशन ये है कि एवरी पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर। अब कैसे? मान लीजिए कि एक पार्टिकल है जिसका मास है m1, एक पार्टिकल है जिसका मास है m2, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है r। तो इनके बीच में क्या लगेगा, यानी कि पार्टिकल नंबर 1 अट्रैक्ट करेगा पार्टिकल नंबर 2 को, और पार्टिकल नंबर 2 अट्रैक्ट करेगा पार्टिकल नंबर 1 को, और दोनों के बीच में फोर्स मान लीजिए कि कितना है, F है। तो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दिस पार्टिकल m1, इस पार्टिकल m1 को कौन अट्रैक्ट करेगा? ये m2 करेगा। और इस पार्टिकल m2 को कौन अट्रैक्ट करेगा? ये m1 करेगा। यानी कि ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, और इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशन। और जिस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर होगा ना, एक टर्म और आ गया तो समझिएगा, यूनिवर्स के सारे पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और जिस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि लेट अस सपोज, मान लीजिए कि एक पार्टिकल यहां पे है जिसका मास है m1, लेट अस सपोज कि एक पार्टिकल है यहां पे m2, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अब जब ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो मान लीजिए कि इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना F, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R। तो जब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि F proportional to m1 into m2 and F proportional to 1 upon r square। यानी कि every particle of the universe attracts each other, the force of attraction, or you can see that the gravitational force is directly proportional to product of their masses। यानी कि दो पार्टिकल के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? उन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के बराबर होता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। यानी कि इन दोनों के मास जितना ज्यादा रहेगा फोर्स उतना ज्यादा लगेगा, और इनके बीच की डिस्टेंस जितनी कम रहेगी फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। यानी कि इन दोनों के बीच में लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, और इनके बीच में लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के स्क्वायर की व्युत्क्रमानुपाती होती है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। Force is directly proportional to product of masses, and force is inversely proportional to the square of the distance between the two particles। यानी कि F proportional to m1 m2, F proportional to 1 upon r square। इसका मतलब हो गया F proportional to m1 m2 upon r square। प्रोपोर्शनल का जब साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है हमेशा, ये तो आप बचपन से पढ़े। यानी कि अब यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट को हमने लीजिए कैपिटल G इक्वल टू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर।
F proportional to m1 into m2, F proportional to 1 upon r square. It means F proportional to m1 into m2 upon r square. When the proportional sign is removed, then a constant comes into existence. It means F equal to g m1 m2 upon r square, where g is a constant called universal constant of gravitation. और इसकी वैल्यू होती है 6.67 into 10 to the minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. कैसे समझते हैं, इसकी यूनिट कितनी होती है? F इक्वल टू क्या हो गया? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. आपको G की यूनिट निकालनी है. क्लियर? तो G की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे मान लीजिए कि कुछ नहीं तो 1 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए. F का r से मल्टीप्लाई करके करेंगे कितना हो जाएगा? F r स्क्वायर इक्वल टू 1 का इससे करेंगे कितना हो जाएगा? G m1 m2. तो G इक्वल टू कितना हो जाएगा? G इक्वल टू, ये कहाँ पे है, दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? मल्टीप्लाई का. इक्वल साइन के इधर आएगा, इधर इधर, तो क्या हो जाएगा? डिवाइड का. यानी कि G इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2. यानी कि यदि G का फॉर्मूला आता है तो क्या हो गया हमारा? G इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2. G की यूनिट निकालने के लिए क्या होता है? यूनिट निकालने का हमने तरीका बताया कि किसी भी चीज की यदि आपको यूनिट निकालनी है तो आपको क्या करना है? फॉर्मूले में सबकी यूनिट रख दीजिए, सबकी यूनिट रख दीजिए. तो G इक्वल टू क्या हो गया? G इक्वल टू हो गया आपका एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2. क्लियर? F की यूनिट क्या है? F क्या है? फोर्स, न्यूटन. R क्या है? डिस्टेंस. डिस्टेंस की यूनिट m के सिस्टम में मीटर. मीटर का स्क्वायर है, मीटर इंटू मीटर, यानी कि मीटर इंटू मीटर अपॉन m1 क्या है? मास. मास की यूनिट m के सिस्टम में kg. फिर से एक मास आ गया इंटू kg, यानी कि न्यूटन. मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर अपॉन kg इंटू kg, kg स्क्वायर. यानी कि एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G की जो यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. एग्जाम में भी ये आता है. और इसकी वैल्यू जो होती है वो तो आपको याद करनी पड़ेगी. 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. ठीक है? और G है क्या? G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. क्या होता है ये? जब भी यूनिवर्स की कोई भी दो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं तो उनके बीच की वैल्यू को डिफाइन करने के लिए G की वैल्यू को हम निकालते हैं. इसको यूनिवर्सल क्यों कहते हैं? हमने कह दिया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. यूनिवर्सल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होती है. हर जगह इसकी वैल्यू क्या होती है? इक्वल होती है, एवरीवेयर, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस. G की वैल्यू क्या होती है? इक्वल होती है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो ये था आपका पहला टर्म. दूसरा टर्म हमने क्या लिखा है? ग्रेविटी. यानी कि पहला टर्म ग्रेविटेशनल क्या बोला? ये बोला कि दो पार्टिकल हैं, पहले पार्टिकल का मास m1 है और दूसरे पार्टिकल का मास m2 है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. अच्छा, ग्रेविटेशन के बारे में क्या है? पहले चीज जानिए, ग्रेविटेशन क्या है? फोर्स ऑफ एट्रैक्शन. हमेशा एट्रैक्टिव फोर्स है, ये कभी रिपल्सिव नहीं होगा. यानी कि ऑलवेज कोई भी दो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. क्लियर? ठीक है? ये क्या होता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मासेस के प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के. क्लियर? वैल्यू 6.67 10 to the minus 11 और यूनिट 10 टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. क्लियर हो गया? अब समझिए, दो पार्टिकल है, पहले का मास कितना है? m1 है, दूसरे का पार्टिकल का मास कितना है? m2 है. ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है कि इनके बीच में एक फोर्स लगेगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल है. हम क्या है? एक ऑब्जेक्ट है कि नहीं? एक पार्टिकल है कि नहीं? है. और अर्थ क्या है? अर्थ भी एक ऑब्जेक्ट है. तो इन दोनों के बीच में भी तो फोर्स लगना चाहिए. एक ऑब्जेक्ट ये मार्कर और एक ऑब्जेक्ट अर्थ. तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ तो ये कहता है कि हर दो पार्टिकल के बीच में लगेगा फोर्स और पूरे यूनिवर्स में लगेगा. तो यूनिवर्स के अंदर हम भी आते हैं, यूनिवर्स के अंदर ये मार्कर भी आता है और यूनिवर्स के अंदर अर्थ भी आ गया.
इसका मतलब कि यदि एक ऑब्जेक्ट यहां पे है और ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ का सरफेस है, तो इस ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और इस अर्थ के बीच में भी फोर्स लगेगा, लगना चाहिए इस रूल से, क्योंकि यही रूल तो कहता है कि दो पार्टिकल कोई भी हो, एवरी पार्टिकल, किसी भी दो पार्टिकल के बीच में फोर्स लगता है। हमने कहा कि जब किसी भी दो पार्टिकल के बीच में फोर्स लगता है तो ये मान लीजिए कि एक पार्टिकल क्या है आपका, कोई भी पार्टिकल है, कुछ भी ले लीजिए, ये मार्कर है, एक पार्टिकल ये हो गया, और दूसरा पार्टिकल हमने क्या मान लिया, अर्थ। एक पार्टिकल मास यहां पे, एक मास, इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, फोर्स लगना चाहिए। इस फोर्स को ही हम बोल देते हैं ग्रेविटी। तो इसके बीच में डेफिनेशन में अंतर क्या समझ में आया कि किसी भी दो पार्टिकल के बीच में जब हम फोर्स की बात करते हैं तो हम उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। किसी भी दो पार्टिकल के बीच में, इन दोनों पार्टिकल के बीच की बात करेंगे, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, तो इन दोनों पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, कोई भी दो पार्टिकल, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, क्लियर, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन यदि उन दोनों पार्टिकल में एक जो पार्टिकल है, एक जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ है, द सेकेंड वन और द फर्स्ट वन इज अर्थ, देन दिस इज कॉल्ड ग्रेविटी। क्लियर, यानी कि ग्रेविटी इज द फोर्स by which earth attracts any object towards its center। ग्रेविटी वो फोर्स है जिससे अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट्स को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। डेफिनेशन की बात करेंगे तो ग्रेविटी इज द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। क्लियर। थर्ड क्या होगा, फर्स्ट हमने पढ़ लिया ग्रेविटेशनल फोर्स, it is the force between any two particle all about the universe। Second था gravity, it means the force by which earth attracts any object towards its center। दोनों का एग्जांपल्स मतलब डेली लाइफ में यूजेस क्या है मैंने बताया, हर कॉन्सेप्ट का डेली लाइफ में यूज जान लेना बहुत जरूरी है ताकि दिमाग में कॉन्सेप्ट रहे। ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट है कि यूनिवर्स की कोई भी दो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, इसी के कारण आपको पता है कि ये अर्थ है यदि और ये मून है तो मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होता है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है। उसी तरीके से अर्थ, ये सन है तो अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। क्यों, इन दोनों के बीच में कौन सा लगता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यदि नहीं लगता तो क्या होता है, ये इसको अट्रैक्ट कर रही है, पता चले आके ये इसी में गिर जाता। कॉन्सेप्ट वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी होगा, आपको पता है। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स बिटवीन एनी टू पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स एंड द ग्रेविटी इज द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अब इसमें तीसरा टर्म जो है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या, अभी हमने ये बताया आपको कि यदि यहां पे हमने सपोज कर लिया कि ये अर्थ का सरफेस है और कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट है यहां पे, तो इस ऑब्जेक्ट का यदि मास m है तो इसको अर्थ क्या करेगी, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी। अर्थ क्या करेगी, इस ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींचेगी। अच्छा, जब अर्थ किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि उस ऑब्जेक्ट पे अर्थ क्या करेगी, कोई भी फोर्स लगा रहा है। अब तुरंत भागते हुए जाइए न्यूटन फर्स्ट लॉ और न्यूटन सेकंड लॉ में। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, दोनों क्या कहते हैं कि यदि फोर्स लग रहा है F इक्वल टू ma, मतलब यदि कहीं फोर्स लगेगा तो उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। यही तो है न्यूटन फर्स्ट लॉ, यही तो है न्यूटन सेकंड लॉ।
दोनों में कॉन्सेप्ट यही है, यानी कि कहीं भी फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। उसी तरीके से यदि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यदि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यही आप ऑब्जेक्ट इसी को मान लीजिए और ये यहाँ पे रखा है, तो अर्थ इसको अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। इस ऑब्जेक्ट को अर्थ क्या कर रही है, तरफ अट्रैक्ट कर रही है, कहां पे, सेंटर की तरफ। यानी कि अर्थ इस ऑब्जेक्ट पे क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है। अर्थ इस ऑब्जेक्ट पे क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है। और यदि अर्थ इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही है तो फोर्स की होने से यहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस हुआ, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। तो यहां पे भी यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, यानी कि अर्थ इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगी और इस फोर्स के लगने से इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और इसी एक्सेलरेशन को, जो कि ग्रेविटी की वजह से हुआ, सो इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब कि किसी भी दो और पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है, जैसे सन और अर्थ के बीच में, अर्थ और मून के बीच में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये है, इसको छोड़ देंगे सीधे नीचे जाएगा, यानी कि ये हो गया ग्रेविटी फोर्स। और तीसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कैपिटल जी से लिखते हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी से लिखते हैं। क्लियर? इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। इसका मतलब रिलेशन बिटवीन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बस 2 मिनट में। यहां पे लेट अस सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, मास क्या है, m है। यहां पे अर्थ का सरफेस है, यानी कि ये अर्थ है। एक ऑब्जेक्ट ये और ये ऑब्जेक्ट ये। अर्थ के मास को me मान लेते हैं, मास ऑफ अर्थ, आसानी होगी, बार बार m आएगा तो कंफ्यूज होंगे। तो अर्थ के मास को हमने क्या सपोज कर लिया, me। इस ऑब्जेक्ट के मास को हमने क्या सपोज कर लिया, m। अब ये एक ऑब्जेक्ट है और ये भी एक ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? कोई दिक्कत? अर्थ भी तो एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, और ये मान लीजिए अर्थ का सरफेस है, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। अब हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, Gm1m2 by r²। तो बाय यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो गया, F कितना हो गया, m1 क्या है, इस ऑब्जेक्ट का मास, m इंटू m2 अर्थ का मास अपॉन r²। क्लियर? यानी कि यदि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है और ये अर्थ का सरफेस है और हमने इसको एक ऑब्जेक्ट मान लिया और इसको एक ऑब्जेक्ट मान लिया, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अट्रैक्शन फोर्स के फॉर्मूला होता है Gm1m2 अपन r²। G लिखा, m1 का मतलब पहले ऑब्जेक्ट का मास, हमने m ले लिया, m2 का मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट का मास, हमने me ले लिया, तो Gm अपन r²। क्लियर? इक्वेशन नंबर 1। अब समझिए, अब ग्रेविटी का समझिएगा। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट और हर ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उस केस में फोर्स कितना लगता है, उस केस में फोर्स लगता है mg। यानी कि हमने जब ग्रेविटेशनल लॉ को बेस माना तो फॉर्मूला हुआ हमारा mgm/r², और हमने छोड़ दिया ग्रेविटेशनल लॉ। अब हमने मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है, अर्थ अटैक करिए, तो अर्थ किसी भी
ऑब्जेक्ट को जब अट्रैक्ट करती है तो उसमें जो फोर्स लगाती है उसकी वैल्यू कितनी होती है mg, यानी कि इसके और इसके, यानी कि इस ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना हुआ, mg हुआ। यानी कि ये भी फोर्स किसके किसके बीच में है, इस ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में। कब, जब हमने कॉन्सेप्ट लिया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ का। ये भी फोर्स किसके किसके बीच में है, इस ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में। कब, जब हमने एग्जांपल लिया ग्रेविटी का। तो दोनों ही तो फोर्स लग रहा है, ये भी फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है और ये भी फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है, तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हाथ इस पे फोर्स लगा रहा है, ये हाथ इस पे फोर्स लगा रहा है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, चाहे ये हाथ इस पे लगाए, ये हाथ इस पे लगाए, दोनों की वैल्यू कितनी होगी, बराबर होगी। यानी कि ये इसके बराबर होगा। यदि ये इसके बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका मतलब कि GMEM अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू mg। m क्या ऑब्जेक्ट का मास है दोनों का, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा g की वैल्यू निकाल लीजिए आपकी, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा GMEM इक्वल टू mg R स्क्वायर। इसको इधर ले जाएंगे, यानी कि g इक्वल टू mg R स्क्वायर अपॉन MEM, m से आपको कैंसिल हो जाएगा, यानी कि g की वैल्यू हो जाएगी g R स्क्वायर अपॉन ME। तो ये अपनी g की वैल्यू हो गई। कैपिटल G और स्मॉल g में जब रिलेशन की बात करेंगे तो हम ये निकाल के आएंगे। क्लियर है। इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट, मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। मास और वेट में डिफरेंस पहला देखिएगा, पहले समझ लेते हैं फिर दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। ये कोई पार्टिकल है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, पेन है, मार्कर है, बोर्ड है, चाय है, समोसा है, कुछ भी है। ये क्या होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता होता है। इन सारे पार्टिकल का जो मास होता है उसको इस ऑब्जेक्ट का मास कहते हैं। यानी कि मास इज द टोटल वैल्यू या टोटल मास ऑफ द ऑल कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल। सारे पार्टिकल का जो छोटा छोटा मिला के मास होता है वो मास कहते हैं। और वेट क्या होता है, वेट इज द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। यानी कि मास का मतलब क्या हुआ कि एक यदि ऑब्जेक्ट है और इसमें जितने भी पार्टिकल बने हुए हैं सबका कुछ ना कुछ मास हुआ, इसका कुछ हुआ 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम, तो इन सबको मिला देंगे, सारे जितने पार्टिकल से मिलकर ये बना होता है। जैसे कि इस क्लास में यदि 10 लोग हैं, पहले का मास 10 kg, दूसरे का, सबको मिला दिया तो इसका मास बनेगा। लेकिन वेट क्या बनेगा, ये मार्कर है, इसमें जितने छोटे छोटे पार्टिकल बना दिए सबको सपोज कर लीजिए कितना कितना है, तो वो सबको मिला दे उसको मास बना। और वेट का मतलब हुआ जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये यदि होगा m तो ये हो जाएगा आपका mg, क्योंकि अर्थ अट्रैक्ट करे। दूसरा, मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्यों है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट है हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ आएगा, हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ आएगा, तो ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरा, मास क्या होता है, मास की वैल्यू जो होती है इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि मास की वैल्यू घटती बढ़ती नहीं है। हालांकि उसका एक स्पेशल केस है, m इक्वल टू m0 अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, जो कि हमने अभी बताया था। लेकिन अभी आपको मानना है जो ऐसा नहीं है। यदि अर्थ के अंदर की बात करेंगे तो मास क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। यानी कि हमारा मास जहां, यदि लखनऊ में हमारा मास 50 kg है, कानपुर में भी यही रहेगा, दिल्ली में रहेगा, गुड़गांव में रहेगा, नोएडा में रहेगा, राजस्थान में रहेगा, हर जगह, भोपाल में रहेगा, इंदौर में रहेगा। मास यानी कि चेंज नहीं होगा यहाँ पे। वेट क्या होता है, प्लेस के हिसाब से डिपेंडेंट होगा। हालांकि लखनऊ और नोएडा में डिपेंड नहीं होगा, लेकिन हमारा वेट यदि अर्थ पे कुछ और है तो मून पे कुछ और होगा, क्योंकि अर्थ पे जी की वैल्यू जो भी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मून पे उसका 1/6 होती है, सन पे कुछ और होगा, जुपिटर पे कुछ और होगा। तो वेट की वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। इतना क्लियर है।
मास की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। इसकी होती है मीटर पर सॉरी, इसकी होती है केजी, और इसकी होती है आपकी फोर्स यानी कि न्यूटन। तो ये था हमारा मास और वेट के बीच का रिलेशनशिप और इसके बीच का डिफरेंस। तो ये पूरे चैप्टर्स में ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको देखिए। यदि कोई भी आपको क्रॉस क्वेश्चन है, कोई भी चीज है न्यूटन्स लॉ रिलेटेड, न्यूटन का जो रूल है, न्यूटन के जो लॉ हैं तीनों, वो सिर्फ पढ़ने और उसको समझ लेने तक की चीज नहीं है। ये डेली लाइफ में एवरी डे कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स में ये तीनों में से कोई ना कोई लॉ जो है वो यूज होता है। तो इसको डेली लाइफ में आपको यूज करना है, महसूस करना है कि यहाँ पे कौन सा लॉ यूज हो रहा है, यहाँ पे कौन सा लॉ यूज हो रहा है, और उसमें कॉन्सेप्ट देखना है। यदि कोई दिक्कत हो रही है तो आप सवाल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसका हम जवाब दे देंगे। लेकिन ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था। और ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी का डिफरेंस है, मास और वेट का डिफरेंस है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट।